एवरीबॉडी टू मनी एंड इन्फ्लेशन के थर्ड क्लास में। अपने अभी तक क्या क्या पढ़े हैं? वी सॉ व्हाट मनी इज, वी सॉ ऑल द फंक्शंस ऑफ मनी। अपने देखिए प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शंस क्या होता है। वी सॉ कैसे बार्टर सिस्टम का वाट लगा दिया मनी, है कि नहीं। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या चीज, आफ्टर दैट वी सॉ द मनी सप्लाई। वी सॉ M1 M2 M3 M4 मेजर्स। अपने देखे डिमांड फॉर मनी कैसे क्रिएट होता है कीनस बाबा के द्वारा। क्या देखे थे उसमें? एक प्रिकॉशनरी मोटिव होता है, एक ट्रांजैक्शनरी मोटिव होता है, एंड थर्ड वी सॉ स्पेक्युलेटिव मोटिव। सो ये सब चीज अपने अच्छे से पढ़ चुके हैं अभी तक। अब आज अपने डील करेंगे, आज अपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का बात करेंगे। ये बेसिकली संगम है मनी सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी का। ठीक है, जैसे अभी तक सारा चीज हमें कीनस बाबा देते थे, चलो बढ़िया है, ये हमें कोई और इंसान फिशर ने दिया है। ठीक है, फिशर ने हमें एक बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन दिया है, ये क्लासिकल थ्योरी है एक्चुअली। इसके बाद भी बहुत सारे थ्योरीज आए हुए हैं मनी में, बट इसको अपने जनरली क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ये सबसे पहला थ्योरी था जो मनी के ऊपर बेस्ड था। इसको अपने बोल सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी भी इसको अपने बोल सकते हैं। ठीक है, इसका बहुत ही फेमस सा इक्वेशन है MV इज इक्वल टू PT। इसी के बारे में अपने को आज जानना है। M का मतलब क्या है, V का, P का, T का, सबका जानेंगे अपने। सबसे पहले इसमें उतरने के सबसे पहले जानते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मनी? देखो, आज RBI कैश प्रिंट करता है, RBI मनी प्रिंट करता है, ठीक है। पर इकोनॉमी में हमने लास्ट क्लास देखा, इकोनॉमी में इतना कैश है तो बढ़ते बढ़ते मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। पकड़ लो RBI ने 500 रुपए प्रिंट किया बस, पर क्या इकोनॉमी में सिर्फ 500 रुपए ही है क्या? नहीं, इकोनॉमी में वो बढ़ते बढ़ते कोई मल्टीपल हो जाता है उसका। लाइक 500 का पकड़ लो, 5,000 रुपया बन जाता है इकोनॉमी। So there's a difference between what cash is in circulation and what the total overall money supply is. ठीक है, क्या है फॉलो करना। से फॉर एग्जाम्पल A के पास 100 रुपया है, A के पास पकड़ लो 100 रुपया है। A ने वो 100 रुपया B को दे दिया, B से कुछ खरीदा तो B को वो 100 रुपया दे दिया। अब B ने पकड़ लो C से कुछ खरीदा, C को 100 रुपया। ठीक है, तो A B को 100 रुपया दे रहा है, B C को 100 रुपया दे रहा है। कोई बता सकता है यहां पे एक्चुअल कैश कितना प्रोड्यूस हुआ है? 100। यहाँ पे एक्चुअल कैश जो है वो 100 रुपया है। बिल्कुल सही, कैश स्टूडेंट 100 रुपया ही है, राइट। पर वो बढ़ते बढ़ते तीन बार उसने हाथ चेंज किया। पहले A के हाथ था, B के हाथ आया, C के हाथ आया, 3 बार उसने हाथ चेंज किया, तो मनी सप्लाई अब हो गया है 300 रुपया। कैश 100 ही है पर 3 गुना बढ़ गया वो। इसी 3 गुना, इसी 3 टाइम्स को अपने क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसी को अपने क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। की RBI का बनाया हुआ पैसा वो इकोनॉमी में कितनी बार साइकिल हो रहा है, इसको अपने बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, या वेलोसिटी ऑफ मनी, या वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। हाल फिलहाल में यहां से भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फॉलो करो। मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन डिपेंड्स on the rate at which money is transacted. The rate at which money changes hands is termed as the velocity of money. ठीक है, मान के चलो एक पर्सन है, उसके पास 100 रुपया था, उसने B को वो 100 रुपया दिया। अब B ने सेम 100 रुपया C को दिया, जो मैं दिखा चुका ऑलरेडी यहाँ पे आपको। तो अब क्या है, मनी इन सर्कुलेशन 300 रुपया हो चुका है, पर एक्चुअल कैश कितना था? 100 रुपया ही था। ठीक है,
सो ये जो 3 गुना बढ़ चुका है ना, इसको अपने बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, राइट। एक और एग्जांपल देखो इसका, टेक अनदर एग्जांपल। पकड़ लो टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी इकोनॉमी में 5,000, टोटल अमाउंट इकोनॉमी में 5,000 है, मतलब इतने का ही कैश प्रिंट किया है आरबीआई, राइट। और मान के चलो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन 5 है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो 5,000 है ना, वो 5 बार हाथ बदला है। 5 बार हाथ बदला है, मतलब अब मनी सप्लाई कितना हो गया होगा? 25,000। मनी सप्लाई अब कितना हो गया होगा? 25,000। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज वेलोसिटी। ये जानना अपने को जरूरी था इफ वी आर टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज। ठीक है। और यहां से सुन लो बच्चों, 12 मार्क्स का क्वेश्चन ये सब आएगा। जनरली 6-6 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन आता है, तो लंबा लंबा एक क्वेश्चन आएगा, तो लंबा लंबा दिया हुआ भी है यहाँ पे, ढंग से पढ़ने का। ठीक है, ओके, आ जाओ। सो अब अपने घुसते हैं इस प्यारे से क्वांटिटी इक्वेशन। लेट्स सी व्हाट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज। Quantity theory of money refers to the idea that the quantity of money available, that is money supply, quantity of money available, that is money supply, grows at the same rate as price level do, at the same rate as price level do in the long run. ठीक है। क्या मतलब है इसका? कि इकोनॉमी में ढंग से फॉलो करना बहुत इजी है ये चीज। इकोनॉमी में मनी सप्लाई हमेशा कितना बढ़ता है? जितना प्राइस लेवल्स बढ़ेगा। इकोनॉमी में अगर ज्यादा प्राइसेस होने लग जाता है तो मनी सप्लाई भी ज्यादा होगा, या अगर मनी सप्लाई ज्यादा होने लग जाता है इकोनॉमी में तो प्राइस लेवल्स भी बढ़ेगा। ये है क्वांटिटी, ये है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। कि यार इकोनॉमी में मनी जितना है उतना क्यों है, ये चीज होता है। आज खुद ही समझो ना, आज जो एकदम बेगर इंसान है, जो कटोरा में मांग मांग के खाता है रास्ते में, बेगर लोग हैं, आज पकड़ लो अगर उनके पास भी लाख लाख रुपए आ जाए, उनके पास भी हजार हजार लाख लाख रुपए आ जाए, तो क्या डोमिनोज का पिज्जा जो 200 रुपए में मिलता है वो क्या 200 में मिलेगा? नहीं, तब उसका भी प्राइसेस और हाई हो जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गया है इकोनॉमी में, इसलिए प्राइस लेवल्स भी बढ़ रहा है। या तो जब प्राइस लेवल्स बढ़ेगा इकोनॉमी में तो मनी सप्लाई भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ऑलराइट, सो दिस इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। पहले अपने अंडरस्टैंड करेंगे एमवी का मतलब, फिर अपने अंडरस्टैंड करेंगे पीटी का। मैं बस लूजली आपको बता देता हूं कि एमवी का मतलब हो गया मनी सप्लाई, एमवी का मतलब हो गया मनी सप्लाई। पीटी का फुल फॉर्म जानेंगे अपने, पीटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है? डिमांड फॉर मनी। पीटी का मतलब हो गया डिमांड फॉर मनी। सो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले अपने पढ़ते हैं मनी सप्लाई के बारे में। सबसे पहले अपने जानेंगे एमवी के बारे में। आ जाओ, ढंग से फॉलो करना, बहुत इजी है। सबसे पहले अपने मनी सप्लाई, दैट इज क्वांटिटी ऑफ मनी के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके। मनी सप्लाई जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करता है इकोनॉमी में कितना कैश है उसके ऊपर, जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, आज इकोनॉमी में कैश 5,000 था और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन 5 था, तब जाके मनी सप्लाई 25,000 रुपए का हुआ है। तो मनी सप्लाई अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कैश के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैश का कुछ मल्टीपल है। ठीक है, ओके, क्या है फॉलो करो। क्वांटिटी ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन, क्या होता है ये? दिस इज द मनी दैट इज एट द डिस्पोजल ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई क्या है? क्वांटिटी ऑफ मनी क्या है? लास्ट क्लास में देखे थे ना आपने,
क्या होता है ये? लोगों के पास कितना पैसा जमा किया, चाहे कैश में, चाहे इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स इन द बैंक। ये हो गया मनी सप्लाई, ठीक है। ये जो मनी सप्लाई है, ये जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ कैश, इट इज अ मल्टीपल ऑफ कैश, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स मनी चेंजेस हैंड्स ड्यू टू एक्सचेंज, द क्वांटिटी गेट्स मल्टीप्लाइड। क्या हो रहा है? जितनी बार वो कैश, ढंग से फॉलो करना, जितनी बार वो कैश हैंड्स को एक्सचेंज कर रहा है, यहां से वहां से वहां जा रहा है, उतनी बार मनी सप्लाई और बढ़ती जा रहा है। आज देखो, यहाँ पे 3 बार हाथ चेंज हुआ ना, तो वही 100 रुपया जो एक्चुअल में जमा है इकोनॉमी में, वो 300 बन गया। अगर 5 बार ये हैंड्स एक्सचेंज करता तो 500 बन जाता उसका। तो कहने का मतलब क्या है? जितनी बार पैसा, रोकड़ा, कैश हैंड्स एक्सचेंज करेगा, उतना मनी सप्लाई बढ़ता जाएगा। तो यहां से हमें समझ में आता है कि क्वांटिटी ऑफ मनी, जो मनी सप्लाई है, इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। एक हो गया एम, एम इज द कैश, एम क्या हो गया? कैश। एम हो गया अमाउंट ऑफ एक्चुअल मनी इन द इकोनॉमी। एक्चुअल मनी क्या है इस एग्जांपल में? 100 रुपया है, ना कि 300 रुपया है। तो एम इज कैश एंड वी क्या हो गया? वी इज वेलोसिटी, वी इज वेलोसिटी, जो अब मैं स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। कैश इनटू वेलोसिटी करते हो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, 100 इंटू 3 करते हो, कितना आता है? 300 आता है। तो वही तो अपना मनी सप्लाई है, ठीक है। 300 आता है, वही अपना मनी सप्लाई है। ऑलराइट, तो समझो क्या है इसमें? क्वांटिटी ऑफ मनी, दैट इज द मनी सप्लाई, इट इज इक्वल टू एम इंटू, एम क्या है? एम इज द मनी इन सर्कुलेशन, एम इज द मनी इन सर्कुलेशन, कैश हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, ये हो गया एम। और v क्या है? v इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, कितनी बार वो पर्टिकुलर कैश, वो पर्टिकुलर पैसा घूमता रहता है, ठीक है। तो मनी सप्लाई को कौन दर्शाता है? mv दर्शाता है। क्लियर? नेक्स्ट अपने बात करते हैं पीटी का। मेरे को फटाफट बताओ, पीटी किस चीज के बारे में बताता है? डिमांड फॉर मनी। डिमांड। डिमांड फॉर मनी, बिल्कुल सही। एमवी जहां मनी सप्लाई के बारे में बात करता है, पीटी बात करता है डिमांड फॉर मनी के बारे में, ठीक है। आ जाओ, नाउ लेट्स लुक एट दिस। चलो, अपने क्योंकि डिमांड फॉर मनी का बात कर रहे हैं, देखो फिशर बाबा ने अज्यूम किया अपने इस चीज में, अपने इस मॉडल में उन्होंने अज्यूम किया कि लोग पैसे का डिमांड करते ट्रांजैक्शन। हाँ, अपने को पता है लोग पैसे का डिमांड करते बहुत कुछ करने के लिए, पर यहाँ ये मेजरली मान के चल रहा है, अर्विंग फिशर ये मेनली मान के चल रहे भाई साहब कि ट्रांजैक्शन के लिए अपने डिमांड करते हैं मनी का, ठीक है। अब ढंग से फॉलो करना, क्या है यहाँ पे? आज अपने पैसा का डिमांड कर रहे हैं ताकि ट्रांजैक्शंस कर पाए, ताकि खर्चा कर पाए उसको। और खर्चा जो होता है वो मेनली देखा जाए, एटलीस्ट इन बाबा के व्यू पॉइंट से देखा जाए, तो इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। जो टोटल ट्रांजैक्शंस अपना होता है, जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। पहला, अपने कितनी बार खर्चा कर रहे हैं, अपने कितनी बार ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, और दूसरा कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इन दोनों को मिला दोगे, कितनी बार खर्चा कर रहे हो और क्या क्या सामान पे खर्चा कर रहे हो, क्या क्या प्राइस पे कर रहे हो, आप इन चीज को मिला लोगे तो हम जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसका हमें वैल्यू मिल जाएगा। हम जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसका हमें वैल्यू मिल जाएगा। पकड़ लो मैं 2 ट्रांजैक्शंस किया, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, मैं 2 ट्रांजैक्शन किया और इसका प्राइस क्या था? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स क्या क्या था?
पकड़ लो 25 रुपया था प्लस 225 था, तो टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस कितना हो गया? टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस कितना हो गया? 25 इंटू 1 प्लस 225 इंटू 1, है कि नहीं? मैंने 25 रुपए का एक ट्रांजैक्शन किया, 225 रुपए का भी एक ट्रांजैक्शन किया, टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कितना हो गया? 250 रुपया हो गया। गाइस मेरे को बताओ, क्या इसका मतलब ये मान सकते अपने कि मैंने पैसे का भी डिमांड किया होगा 250 रुपए का? क्योंकि मुझे 250 रुपया खर्च करना है, तो मेरे को बताओ क्या मैंने पैसे का भी डिमांड किया होगा 250 रुपए का? हाँ। हाँ, मैंने मनी का, कैश का भी डिमांड किया होगा 250 रुपए का, तब भी तो 250 मेरे पास आएगा, तभी तो मैं खर्चा कर पाऊंगा इसमें। समझ में आया? हाँ, यहाँ पे अजम्पशन ये सब है बहुत सारा कि अपने सिर्फ पैसे का डिमांड करते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, ना प्रिकॉशनरी ना स्पेक्युलेटिव। ठीक है, तो भैया मेरा क्या मानना है, मेरे को 250 रुपया खर्चा करना है, इसका मतलब है मुझे 250 रुपए का 250 रुपया चाहिए। 250 रुपया चाहिए मतलब क्या है कि मैं डिमांड क्रिएट कर रहा हूं 250 रुपीज का। सो एसेंशियली अपने अपने वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस को क्या बोल सकते हैं? डिमांड फॉर मनी बोल सकते हैं। एसेंशियली अपने वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस को डिमांड फॉर मनी बोल सकते हैं कि 250 रुपया का मेरे को ट्रांजैक्शन करना है, इसका मतलब उसके पहले मेरे पास 250 रुपया होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, चलो यहां मैं आपको और इजी करने के लिए यहाँ पे ये लिख देता हूं, ये सप्लाई का बात हो रहा है और यहाँ बात होगा डिमांड का, और यहाँ बात हो गया इक्विलिब्रियम का, जहां सप्लाई डिमांड भैया इक्वल हो जाता है। आ जाओ, ठीक है, तो चलो बात मैं रिपीट करता हूँ इस चीज को, आ जाओ। Money is demanded by the people to do transactions to buy goods and services। ठीक है, आज कितना हमें पैसा चाहिए वो डिपेंड करता है कि हमें ट्रांजैक्शंस कितना करना है और कितने का करना है ट्रांजैक्शंस। एक है कितना ट्रांजैक्शंस करोगे, और एक है किस किस चीज पे, कितने प्राइस वाले गुड्स पे आप ट्रांजैक्शन करोगे। ठीक है, चलो वही सेम यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, 25 रुपया 225 रुपया, तो टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कितना हो गया? 250 रुपया। ये तो मैं एक आदमी का बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ मैक्रो पढ़ने बैठे अपने ह्यूज स्केल में, मैक्रो इकोनॉमिक स्केल में बात करेंगे, अपने इकोनॉमी का बात करेंगे, हाउस होल्ड का। तो आओ इकोनॉमी का सिमिलरली देखते हैं अपने। सिमिलरली जैसे यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन आया है 250 रुपए का एक आदमी के बदौलत, तो वैसे ही वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एन इकोनॉमी वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो इकोनॉमी के सारे एंटिटीज हो गए वो जितना ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, एंड द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। डिपेंड करता है इन दोनों चीजों में कि कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, साथ ही साथ कितने का ट्रांजैक्शन, जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, तो उसी हिसाब से वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब अपने समझ सकते हैं डिमांड फॉर मनी। ये क्या है? पीटी है। ये क्या है? पीटी। यहां देखिए ना आपने, ये आ गया पीटी। ये डिमांड फॉर मनी को पोर्ट्रे करता है। पी का मतलब क्या हो गया? प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल। और टी का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। टी का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो M इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी। ठीक है, चलो मैं लिख भी देता हूं यहां पे। पी का मतलब क्या है? जनरल प्राइस लेवल।
और टी का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। टी का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आ जाओ। ओके, तो डिमांड फॉर मनी ये वाला आपने देख लिए। यहाँ क्या है, पी का मतलब होता है प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल बोलोगे, और टी का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो सप्लाई साइड खत्म, डिमांड साइड खत्म। ऑलराइट, अब इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इट सिंपली मींस एक ऐसा पॉइंट जहां से इकोनॉमी को हिलने डुलने का मन नहीं करता। देखियो ना पेंडुलम, पेंडुलम क्या है, घूमता रहता है ऐसे करके। जब वो एकदम स्टैटिक पोजीशन में बीच में आके रुक जाता है, जहां से हिलने का मन नहीं करता उसको, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे जब मैं कॉलेज में था, मैं जब कॉलेज में था, मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स थी, तो मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन पता है कहाँ होता था तब, हम लोग जब भी पकड़ लो हुक्का पीने जाते थे, क्लबिंग करने जाते थे, तो मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता था सारी लड़कियों के बीच में। ठीक है, तो उस समय थोड़ा वैसे ही अपना था, बिफोर आई बिकेम अ टीचर। तो मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्या था, कहां से मुझे टस से मस होने का मन नहीं करता था, मेरी सारी फीमेल फ्रेंड्स के बीच। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां पे क्या होगा, ये वो पॉइंट होगा जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों सेम होता है, ऑफ मनी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन का हमारा क्वांटिटी इक्वेशन। यहां बताना तो एम वी का क्या फुल फॉर्म है, सुकांतो तुम बता पाएगा एम का फुल फॉर्म क्या था? मनी वेलोसिटी। एम का बताओ फुल फॉर्म ठीक से। मनी सर। मनी, मनी इन सर्कुलेशन। क्या इसको अपने कैश बोल सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सुलागना, वी का फुल फॉर्म क्या था? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। सिमरन, वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कितना रेट से मनी सर्कुलेट हो रहा है। हाँ ठीक है, कितना फ्रीक्वेंटली जो कैश है वो हैंड्स एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, मुस्कान, एम वी जो है ये सप्लाई साइड बताता है कि डिमांड साइड? सर सप्लाई। सप्लाई साइड, वेरी गुड। ठीक है, अब पूजा, पूजा दास, पी का मतलब क्या था? हेलो हेलो सर, क्या बोले? आवाज बहुत कट रहा है, मेरा नेटवर्क शायद। तो तुम्हारा आवाज से समझ में आ रहा है, आवाज कट रहा है तुम्हारा। पी का मतलब क्या हेलो है? प्राइस लेवल सर। ठीक है, पी का मतलब क्या हो गया, प्राइस लेवल, और इन बेटर टर्म्स जनरल प्राइस लेवल। पूजा प्रसाद, टी का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। और ये पीटी क्या बताता है हमें? हेलो डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर। ठीक है, हेलो पूजा दास, तुम गूगल क्रोम के जमाने में इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम कर रही हो। व्हाट सर? तुम्हारा आवाज एकदम भी नहीं आ रहा है। सर आपका बात एकदम कट कट के आ रहा है मेरे पास। सेम टू यू। हेलो ठीक है, हो गया। अब तुम बस सुनो मेरा बात। चलो हो गया फ्री है। ठीक है, दिस इज आर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो फिशर बाबा के द्वारा हमें मिला। ऑलराइट, चलो आ जाओ। ठीक है, ओके, यहां तक एक पार्ट खत्म। अगर सबको क्लियर था तो प्लीज यस लिख दो, बोल दो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, जो लिखते जा रहे हो लिखते जाओ, फिर अपने आगे बढ़ते हैं।
अब अपने आएंगे एक बहुत ही बढ़िया पार्ट में। अपने देखेंगे, देखो क्या है ना, सेंट्रल बैंक जो होता है, सेंट्रल बैंक का काम है पैसा छापना। सेंट्रल बैंक क्या है, इट प्रिंट्स मनी। वहीं कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, दे क्रिएट मनी। समझ में आया? सेंट्रल बैंक चिंगारी लगाता है बस, कमर्शियल बैंक उसको आग में कन्वर्ट कर देता है। अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न फायर, ठीक है। लाइक पकड़ लो, सेंट्रल बैंक ने 500 रुपया प्रिंट किया, 500 रुपया का नोट सेंट्रल बैंक ने प्रिंट किया। अब कमर्शियल बैंक क्या है ना, लोन दे दे के उसी 500 रुपए को पकड़ लो 5000 रुपए बना देता है पूरा कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। मैंने शायद लास्ट में बताया था आपको, लास्ट क्लास आई टोल्ड यू दैट टुडे आई विल टेल यू हाउ दिस 50 करोड़ का जो कैश है जो आरबीआई ने प्रिंट किया है, ये कमर्शियल बैंक्स के लोन के थ्रू, लोन के प्रोसेस के थ्रू, जिसको अपने बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, उसके थ्रू 200 करोड़ हो जाता है। यही अपने आज देखने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो फॉलो करो अच्छे से, ठीक है। तो याद रखना, सेंट्रल बैंक पैसा छापता है पर पैसा बनाता कौन है, कमर्शियल बैंक। ओके, अभी का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, क्रेडिट क्रिएशन। अभी का हमारा टॉपिक रहेगा क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स, जिसको अपने मनी मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। जनरली आपके बीकॉम लेवल में ना मनी मल्टीप्लायर नाम से क्वेश्चन आता है, बहुत ही कम क्रेडिट क्रिएशन के नाम से क्वेश्चन। इट मींस द सेम थिंग ओनली, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या हो गया, आरबीआई 50 करोड़ का रोकड़ा छाप रहा है, कैश छाप रहा है, पर उसको बड़े अमाउंट में लोन दे दे के कौन लेके जा रहा है, कमर्शियल बैंक्स, मनी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। Commercial banks can lend more than what is lent to them. अगर हम पूरे कमर्शियल बैंक के सिस्टम का बात करें, तो पूरे कमर्शियल बैंक में जितना हम कैश जमा करते हैं, जितना हम बैंक वाले को लोन देते हैं, समझना इस चीज को, हम जो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं ना, इसको अपने लूजली बोल सकते हैं कि बैंक वाले को अपने लोन दे रहे हैं। आज मैं बताता हूँ एक चीज, हमारे अकाउंट में, मतलब हमारे बैलेंस शीट में पकड़ लो, बैंक में जो पैसा रहेगा ना उसको एसेट की तरह बोलेंगे, पर बैंक वालों के में जो पैसा जमा हुआ है, पकड़ लो आईसीआईसीआई बैंक, उसके पास जो भी डिपॉजिट जमा होगा ना, उसको वो बोलेगा लाइबिलिटीज, क्योंकि उसको जैसे तैसे ये पैसा अपने डिपॉजिटर्स को रिटर्न करना होगा सही सलामत, विद सूट, विद इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, सो बैंक्स कैन लेंड मच मोर देन व्हाट इज लेंड टू देम। इसी को अपने देखेंगे बढ़िया तरीके से। पहले एक चीज समझो गाइस, डिड आई टेल यू बिफोर अबाउट व्हाट इज एसएलआर, व्हाट इज सीआरआर? Yes, sir. Statutory liquidity ratio and cash reserve ratio. अच्छा अच्छा, बोला है ना, ठीक है। चलो तब तो बढ़िया, तब तो ये अपना फटाफट ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है ना कि कमर्शियल बैंक को सख्त हिदायत दिया हुआ होता है बाय इट्स पेरेंट सेंट्रल बैंक, कि कमर्शियल बैंक वालों, आपके पास जितना भी पैसा लोग जमा कराने आएंगे, उसका कुछ पार्ट अपने पास एज कैश रिजर्व्स रखना पड़ेगा, और कुछ पार्ट हमारे पास, मतलब सेंट्रल बैंक के पास भी जमा करना पड़ेगा। बाकी जो पैसा बचेगा उसका लोन चढ़ाओ, कोई चिंता नहीं है, पर 100% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट शुड नेवर बी गिवन एज लोन। नहीं तो कोई बंदा पैसा विड्रॉ करने आएगा तो बैंक वाला तो बोलेगा कि भैया तुम्हारा पैसा तुम लोन में दिए हुए हैं, विजय माल्या से जाके मांगो तुम। ऐसा तो अलाउड नहीं है ना, तो पूरा बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाएगा फिर। तो इसी को सेफगार्ड करने के लिए सेंट्रल बैंक ने लीगल रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू सम बुक्स, ये सेंट्रल बैंक हर साल फिक्स करता है या हर पीरियड ऑफ टाइम पे फिक्स करता है। ये लीगल रिजर्व रेशियो का दो कंपोनेंट्स होता है,
एक CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, एक SLR दैट इज स्टेटमेंट्री लिक्विडिटी रेशियो। CRR डिपॉजिट्स का वो पार्ट होता है जो कमर्शियल बैंक वालों को रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास, केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। और SLR दैट इज स्टेटमेंट्री, स्टेटमेंट्री का मतलब होता है मैंडेटरी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, ताकि इकोनॉमी में लिक्विडिटी रहे, पैसा फ्लश्ड इन रहे, किसी को पैसा अगर विड्रॉ करना है तो वो विड्रॉ कर सकता है, उसको लिक्विडिटी मिल जाए उसके बैंक अकाउंट का। ठीक है, तो ये वो पैसा है जो कमर्शियल बैंक्स को अपने ब्रांचेस में, अपने रीजनल चेस्ट में जमा करके रखना पड़ेगा टू ऑनर ऑल द विड्रॉयल्स। ठीक है, इट इज टू बी केप्ट विद द कमर्शियल बैंक्स देमसेल्व्स। ऑलराइट, ठीक है, तो इसी के आधार पे अपने अभी देखेंगे कि कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रेडिट क्रिएट करता है, कैसे 50 करोड़ का 200 करोड़ बना देता है। ठीक है, आ जाओ, यहां से भी लंबा क्वेश्चन आता है, ढंग से सब चीज फॉलो करना। ऑलराइट, चलो ओके, सबसे पहले कुछ अजम्पशंस लेते हैं अपने। यहां अपने सबसे मेन अजम्पशन जो ले रहे हैं वो पकड़ लो, कैशलेस। कैशलेस इकोनॉमी है। बैंक वाला आपको लोन देगा, आप लोन लोगे बैंक वाले से, क्या बैंक वाला गाइस कभी भी कैश में लोन देगा आप लोगों को? नहीं, कभी नहीं देगा, कैश में कभी नहीं देगा वो, है ना। वो हमेशा या तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा, या तो एक नया अकाउंट बनाएगा आपके नाम पे, उसमें पैसा डाल देगा, कभी कैश नहीं देगा। तो अपने मान के चल रहे हैं कि जो बैंक वाला हमें लोन देगा वो पूरा का पूरा डिजिटल होगा, बैंक टू बैंक होगा। दूसरा चीज समझ लो, हम वो पैसा, हम लोन लेते क्या बैंक में रखने के लिए? नहीं, हम लोन लेते हैं ताकि पे कर पाए, कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाए, कोई सामान खरीद पाए। तो यहाँ मान के चलेंगे कि हम किसी को पेमेंट कर भी रहे हैं ना, तो वो चेक्स के थ्रू हो रहा है, चेक्स के थ्रू हो रहा है, तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो रहा है, नो कैश। ऐसा नहीं कि अपने 1 लाख रुपया लोन में लिए तो 1 लाख रुपया कैश निकाल के आदमी को दे रहे, नहीं। तो एक बहुत बड़ा assumption ले रहे हैं कि all the payments should be made through checks, ताकि पैसा बैंकिंग सिस्टम में ही घूमते रहे। ठीक है, all the payments should be made through checks and all receipts are to be deposited in the banks. अगला, सामने वाला जो पैसा कमा रहा है वो भी वो पैसा को बैंक में जमा रखेगा, कैश में कन्वर्ट नहीं करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपने assumption में है। That is why सीधे I wrote cashless। सब कुछ होगा, all monetary exchanges should be through the banks। बैंक के बाहर कैश है ही नहीं यहाँ पे भैया, डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, सारा कैश ही हट गया। ठीक है, ओके। दूसरा चीज क्या है कि इकोनॉमी में एक बैंक नहीं है, इकोनॉमी में बहुत सारे बैंक्स होंगे, इकोनॉमी में अपने बहुत सारे बैंक्स को लेंगे, एक बैंक नहीं होगा वहां पे। ऑलराइट, the entire commercial banking system is one unit। बेसिकली क्या है, there are no single banks, there are no single banks। एक बैंक नहीं, इकोनॉमी में बहुत सारा बैंक होगा। ठीक है, देखो इसका तात्पर्य क्या है, फॉलो करना। अगर एक ही बैंक का बात करते ना अपने, सिर्फ एक ही बैंक है पकड़िए, तो उसमें क्या होता, जितना लोग पैसा उसमें जमा करते वो सिर्फ उतना ही लोन दे पाता, जितना लोग उसमें पैसा जमा करते उतना ही वो लोन दे पाता। पर अगर अपने पूरे बैंकिंग सिस्टम का बात कर रहे हैं ना, अगर पूरे बैंकिंग सिस्टम का बात कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जितना सारे बैंक्स में पैसा जमा हो रहा है उससे कई ज्यादा वो लोन पे चढ़ा सकता है। ठीक है, द बैंकिंग सिस्टम एज अ होल कैन लेंड बाय मेनी टाइम्स मोर देन व्हाट हैज बीन डिपॉजिटेड, ठीक है। चलो
तो ये दो मेन अपने अजम्पशन लेंगे। पहला क्या कि देयर इज नो सिंगल बैंक, देयर आर अ लॉट ऑफ बैंक्स एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर। ठीक है। दूसरा अपने अजम्पशन क्या लिए, कैशलेस इकोनॉमी, कि जो भी पैसा चाहे लोन में दो, चाहे पेमेंट हो, चाहे रिसीट हो, जो भी हो, सारा चीज बैंक्स के थ्रू, 100% बैंक्स के थ्रू। ठीक है। सो ये दो मेन अपना अजम्पशन है। क्लियर है ये चीज? ओके, आ जाओ। अब अपना आता है मेन चीज, अब अपना आता है मेन चीज। अब अपने देखेंगे कि कैसे चिंगारी लगा 1000 रुपए का और इकोनॉमी में आग आ गया 5000 रुपए का। आओ देखते हैं। प्रोसेस ऑफ मनी मल्टीप्लीकेशन, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आओ लेट्स हैव अ लुक एट इट। मान के चलते हैं कि कोई सज्जन, कोई भला व्यक्ति, कोई जेंटलमैन इनिशियल डिपॉजिट पकड़ लो है 1000 रुपए का। अपने मान के चल रहे, अपने को मैथमेटिकली दिखाना ये चीज, तो कुछ कुछ वैल्यूज एग्जांपल में लेना पड़ता है। पकड़ लो शुरू में कैश जमा कितना हुआ, 1000 रुपया। मान के चलते हैं मम्मी ने बच्चों को बोला है कि बेटा तुम लोगों को 20% पैसा रखना पड़ेगा, बाकी का जो करना है करो। मम्मी कौन हो गई, सेंट्रल बैंक, बच्चे कौन हो गए, कमर्शियल बैंक्स। तो मम्मी ने बच्चों को बोला है कि 20% तुझे रखना पड़ेगा, जो भी पैसा तुझे मिल रहा है रखना पड़ेगा। ओके, फैंटास्टिको, वेरी गुड। तो ये हमारा मेन दो मैथमेटिकल वैल्यूज में। अब टेबल में क्या क्या बनेगा देख लो। टेबल में आप लोग राउंड्स का बात करोगे, टेबल में राउंड्स का बात करेंगे अपने। और मैं हाँ एक चीज बता देता हूँ, ढंग से फॉलो करना। अगर आपको ये टेबल समझ में आ गया ना, क्रेडिट क्रिएशन का टेबल समझ में आ गया, तो अपने एक और चैप्टर में देखेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, पूरा सेम है। जैसे यहाँ पे 1000 का 5000 हो रहा है, वैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में भी अपने देखेंगे 1000 का 5000 हो रहा है। तो सेम मैकेनिज्म से वो भी वर्क करेगा, तो एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। समझ में आया? तो ढंग से फॉलो करो इसको। ओके, तो टेबल में क्या क्या बनेगा, राउंड्स बनेंगे। ये उसमें पैसा जमा किया, वो उसमें पैसा जमा किया, वो उसमें पैसा जमा किया, राउंड्स बनेंगे। डिपॉजिट्स बनेगा कि बैंक में कितना डिपॉजिट हुए जा रहा है, फिर उस डिपॉजिट में से कितना पैसा बैंक को अपने पास या सेंट्रल बैंक के पास रखना है, रिजर्व रखना है, ये उसका बात करना है। बाकी का पैसा क्या करेगा, डिपॉजिट मिला, थोड़ा बहुत रिजर्व रखा, बाकी का वो क्या है, नादा परिंदे तू उड़ जा, बाकी का लोन लगा देगा ये। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं इसका। ओके, सबसे पहले ढंग से फॉलो करो क्या हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में पकड़ लो मेरा अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अकाउंट है, मैंने वहां जाके पकड़ लो 1000 रुपया जमा किया, मैंने चिंगारी लगाना जरूरी समझा। दिस इज द इनिशियल डिपॉजिट, कैश में मैं डिपॉजिट कर दिया बैंक के ब्रांच में जाके। LRR 20% है, तो बता दो कैश रिजर्व्स कंपल्सरीली कितना रखना पड़ेगा उन लोग को, 200 उन लोग को कंपल्सरी रखना पड़ेगा। इसका वो अचार नहीं डाल सकते हैं। बाकी दे आर फ्री एज पर RBI गाइडलाइंस, दे आर फ्री टू गिव द रिमेनिंग 800 एज लोन्स। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है ना, अब 800 रुपया लोन पे चढ़ा सकता है। चलो चढ़ा दिया, बढ़िया है। किसी को बैंक ऑफ बड़ौदा वाला 800 रुपया लोन पे दे दिया, लोन पे दे दिया मतलब क्या है, उसके अकाउंट में जमा कर दिया। उसका जो अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, वहां ये लोन का पैसा जमा कर दिया। ठीक है, ओके ग्रेट। अब वहां पैसा जमा हो गया है, लाइक पकड़ लो से फॉर एग्जांपल Z के अकाउंट में 800 रुपया जमा हो गया। नहीं इसमें नहीं, हटाओ इसको। ठीक है,
जेड का जो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट था वहां पे 800 रुपया जमा हो गया। मान के चलते हैं कि जेड भाई साहब जो है वो लोन लिए 800 का ना, अब 800 का वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। मान के चलते हैं पूरा का पूरा 800 रुपया वो पेमेंट कर दिया। बताओ तो किस फॉर्मेट में पेमेंट कर सकता है वो? चेक। डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल हो गया, चेक्स हो गया, ठीक है। मतलब नॉन कैश मोड, नॉन कैश मोड से ये जेड भाई साहब जो है ये 800 रुपया स्पेंड करते हैं। तो किसी ना किसी जेड भाई साहब के अकाउंट में 800 रुपया लोन आया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के भाई साहब है, तो ये 800 रुपया खर्चा कर दिए, मतलब किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। और उस भाई साहब का अकाउंट हुआ कनाडा बैंक, ठीक है। पकड़ लो, जेड ने पैसा दे दिया वाई को, वाई का अकाउंट कहां है, कनाडा बैंक में। तो इसका मतलब वाई के अकाउंट में कितना पैसा आया होगा, बताओ मेरे को। 800। 800। जीत ठीक है, 800। जीत समझ में आ गया? हाँ सर। तो वाई जिसका अकाउंट है कनाडा बैंक में, इसके पास 800 रुपया आ गया है। अब कनाडा बैंक वाला तो खुश हो गया कि अरे वाह 800 रुपया आया, बधाई हो, हमारे अकाउंट होल्डर के 800 रुपया आया है। तो कनाडा बैंक क्या करेगा, अब इसका 20% एज रिजर्व रखेगा, ठीक है। इसका 20% कितना होता है, 80 80 160 वो जमा रख लेगा। फिर 640 क्या है, वो लोन पे चढ़ाने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब वो लोन पे 640 रुपीज चढ़ाया, पकड़ लो ए को लोन पे दे दिया वो 640 रुपीज। सेम चीज होगा, ए क्या है, ए पकड़ लो बी को पूरा का पूरा 640 रुपया पेमेंट कर दिया। कैसे, चेक या डिजिटल मोड के थ्रू, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया। और भैया बी का बैंक अकाउंट था आईसीआईसीआई बैंक, समझ में आया? तो ये 640 रुपया जो ए लोन लिया था अब बी को दे दिया, तो बी के तो खाते में आ गया ना 640 रुपया। आईसीआईसी बैंक वाला खुश, इनफ्लो हो रहा है पैसे का। अब 640 का आईसीआईसी बैंक वाला 20% रख लेगा, ठीक है। कितना होता है ये, 64 128 आईसीआईसी बैंक वाला एज रिजर्व रख लेगा। और बाकी जो 640 128 512 बाकी 512 वो लोन पे चढ़ा देगा। समझ में आ रहा है? तो इसी के तरह आगे बढ़ता जाएगा ये हमारा क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस, ठीक है। ओके, रुकेगा कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। कहां रुकेगा, ढंग से फॉलो करना। कहां रुकेगा ये, ढंग से फॉलो करना। देखो असली में क्या है ना, असली में इकोनॉमी में, बताओ तो असली में इकोनॉमी में कितना रुपया जमा हुआ है, 1000। असली में एक्चुअल में इकोनॉमी में 1000 जमा हुआ है, जिसमें से 200 रुपया ये रख लिया एज कैश रिजर्व्स, 160 रुपया ये रख लिया एज कैश रिजर्व्स, 128 रुपया ये रख लिया कैश रिजर्व्स, ठीक है। देख रहे हो कम होते जा रहे, कम होते जा रहा है। तो यहां और बहुत सारे राउंड्स है, वी डोंट हैव टू गेट इनटू देम, यू गेट द आइडिया। लास्ट में क्या होगा ना, लास्ट में क्या होगा, पूरे बैंकिंग सिस्टम में, नॉट वन बैंक, नॉट वन बैंक, मेनी बैंक्स, पूरे बैंकिंग सिस्टम में मिला के कितना रोकड़ा जमा हो रहा है, वही 1000 रुपया जमा हो रहा है एज रिजर्व्स, वही 1000 रुपया जमा हो रहा है एज रिजर्व्स, ठीक है। पर मनी सप्लाई कितना का हो गया, एज यू विल सी लेटर ऑन, अभी मैं दिखाऊंगा। मनी सप्लाई हो गया है 5000। देख रहे हो, कहां इनिशियल डिपॉजिट था 1000, कहां वो बढ़ते बढ़ते 5000 हो गया। ये देखो प्रभु की लीला। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 5000 का 20%, दैट इज 1000
एज कैश रिजर्व्स कहीं ना कहीं जमा है, और बाकी का जो 4,000 रुपया है, बाकी का जो 4,000 रुपया है वो लोन पे चढ़ाया हुआ है, वो लोन पे चढ़ाया हुआ है। समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे को एक चीज बताओ, इस आदमी ने अपने खाते में, बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 1,000 रुपए जमा किया, इस आदमी ने कनाडा बैंक में अपना 800 रुपए जमा किया, इस आदमी ने आईसीआईसीआई बैंक में अपना 640 रुपए जमा किया। ऐसे करते करते कुल मिला के 5,000 रुपीज जमा हो गया है। गाइस मेरे को बताओ, अगर सब ही लोग, एवरीबडी जो इस 5,000 के पार्ट में मौजूद है, अगर सब लोग अपना पैसा उठाने आ जाए, विड्रॉ करने आ जाए, तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। मेरे को बताओ, इज इट इवन पॉसिबल? नहीं। No, sir. No, sir. इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तहलका मच जाएगा, तहलका। अगर सब लोग पहुंच गए ना एक ही बार में, पूरे इंडियंस अपने अपने बैंक अकाउंट में से सारा पैसा विड्रॉ करने का चले गए, तो भैया बैंक वाले बैंकरप्ट हो जाएंगे, इकोनॉमी पूरा बर्बाद। क्यों? बिकॉज इकोनॉमी में 5,000 जमा हुआ है, पर एक्चुअल में 1,000 ही है जमा किया हुआ। तो 5,000 में से द लकी वंस विल गेट 1,000 रुपीज बैक, पर ये 4,000 तो भैया मौजूद ही नहीं है एक्चुअल में, तो ये 4,000 का लॉस हो जाएगा। बैंकिंग सिस्टम विल फॉल। इसीलिए येस बैंक जो है ना, येस बैंक में यही तो प्रॉब्लम हुआ था ना। येस बैंक में मोराटोरियम लग गया था मच बिफोर द लॉकडाउन। लोग टेंशन में आ गए कि येस बैंक डिफॉल्ट करने वाला है, येस बैंक तबाह होने वाला है, बैंकरप्ट होने वाला है। तो इसी टेंशन में आदमी है ना, जो डिपॉजिटर्स होते हैं, जिनका वहां कासा अकाउंट्स है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उन लोग टेंशन में रहते हैं कि अरे यार हमारा पैसा हमको मिले नहीं मिले, क्या होगा। तो वो तुरंत नेक्स्ट डे ही पकड़ लो बैंक में पहुंच जाते हैं कि मेरे को अपना पूरा पैसा विड्रॉ करना है। अब जस्ट इमेजिन, पैनिक स्ट्रिकन क्राउड, डिपॉजिटर्स ऑफ येस बैंक, तुरंत एक ही दिन में सारे येस बैंक के ब्रांचेस में पहुंच जाएगा अपना पूरा पैसा विड्रॉ करने के लिए। तो बैंक वाला तो बोलेगा कि 5,000 तो नहीं है हमारे पास, एक्चुअल में तो 1,000 रुपीज ही है, 4,000 कहां से लाएंगे हम। तो तब आरबीआई, बीइंग द मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स, मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स नहीं, उसको तो मोआब बोलते हैं। यूएसए का सबसे बड़ा बॉम्ब है मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स, ठीक है। तो तब आरबीआई इंटरवीन करता है अपना छोटा सा येस बैंक वाला बच्चा को बचाने के लिए, ठीक है। आरबीआई तब क्या है, मोराटोरियम प्लेस करता है कि डिपॉजिटर्स 5,000 से ज्यादा एक बार में पैसा नहीं निकाल पाएंगे, 50,000 से ज्यादा एक बार में पैसा नहीं निकाल पाएंगे। एक महीने में मैक्स टू मैक्स निकाल सकते हैं उन लोग 50,000 रुपीज। तो ऐसा कुछ सैंक्शंस प्लेस कर देगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए बैंकिंग सिस्टम में। समझ में आया? तो याद रखो कि कैश इकोनॉमी में बहुत कम होता है, पर बढ़ते बढ़ते मनी सप्लाई बहुत हो जाता है। ऑलराइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सब आप लोग पढ़ लेना, ये सब मैं बता चुका हूं यहाँ पे, ये सब आप लोग पढ़ लेना। आई होप ये क्लियर था प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आ जाओ। अब एक रहस्य तो भैया खोलना जरूरी है कि यहाँ मैं ऐसे कैसे लिख दिया 5,000 है, अभी उसी का रहस्य खोलते हैं। आ जाओ। 1,000 का 5,000 कैसे बन गया, अगेन वो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता। आ जाओ, लेट्स लुक एट मनी मल्टीप्लायर। आ जाइए सब, आ जाइए सब, लेट्स लुक एट मनी मल्टीप्लायर। आ जाओ। मनी मल्टीप्लायर क्या है? बस यही, 1,000 का 5,000 हो रहा है, इसका मतलब द एक्चुअल मनी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड 5 times. That is what is money multiplier. Money multiplier tells us by how much the initial deposits have been multiplied to form the money supply. Simple.
क्या है ये मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर टेल्स अस by how many times the actual money in the economy has been multiplied, how much the initial deposits in the banking system is multiplied to form the money supply. ठीक है, आ जाओ. Money multiplier या deposit multiplier, it refers to this beautiful process of credit creation. By the whom? By the commercial banks. Commercial banks ही इस process में involved है, money को बढ़ाना and all. ठीक है, with the help of initial deposits and legal reserve ratio. With the help of initial deposits and legal reserve ratio. आज आप खुद सोचो, लॉजिकली सोचना. अगर यहां तो हमने LRR देख लिया 20%, LRR 20% है, मतलब बैंक वालों को सिर्फ 20% ही रखना पड़ता है अपने पास. तो लोन्स यहां पे दे सकता है 80%. यहां पे मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगा, यहां पे मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगा. वहीं पकड़ लो, अगर LRR हो जाता 40%, माँ बेटे को बोलती कि बेटा जमा कर, पैसा रख अपने पास, लोन पे मत दे ज्यादा, तब लोन देने का क्षमता जो है बैंक्स का वो कम हो जाता. अब लोन्स जो है कम ही पैसा लोन पे दे पाते हैं. सिर्फ 60% ऑफ देयर डिपॉजिट्स दे आर एबल टू गिव एज लोन. बताना तो अब मनी सप्लाई में क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा, मतलब मनी सप्लाई जो है अब वो डिक्रीज करेगा. जहां 1000 का 5000 बन रहा था मनी सप्लाई, अब 1000 का क्या होगा? पकड़ लो 3000 ही बन रहा होगा मनी सप्लाई. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि LRR अगर बढ़ता है तो बैंक को कैश रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा, लोन्स कम देना पड़ेगा, हेंस द मनी सप्लाई विल डिक्रीज. तो दैट इज द जनरल थिंग. ठीक है, आ जाओ. तो मनी सप्लायर का सॉलिड फॉर्मूला क्या है? 1/LRR. सिंपल, एकदम सिंपल फॉर्मूला. By how many times the initial deposits get multiplied? 1/LRR times. Like suppose LRR है, पकड़ लो 20%, जैसा आपने देखे ऊपर, तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 1/20% is 5 times. 20/100 कर लो, 1/5, 5 ऊपर गया, 5 टाइम्स हो गया. सो मनी मल्टीप्लायर क्या है? 5 टाइम्स हो गया. LRR 20% पे. इसका मतलब जो भी पैसा, जो भी कैश इनिशियली जमा हो रहा है इकोनॉमी, बैंकिंग सिस्टम रादर, उसका 5 गुना कर देगा. राइट? अगर वैसे ही पकड़ लो स्टूडेंट्स, LRR अगर हो जाता, क्या बोलते हैं, पकड़ लो 50% हो जाता LRR, 50% LRR, तब मनी मल्टीप्लायर क्या होता? 2 टाइम्स होता. तब मनी मल्टीप्लायर 2 टाइम्स होता. मतलब जस्ट इमेजिन, सिर्फ 2 गुना ही पैसा बढ़ पाता इकोनॉमी में, इतना कम मनी सप्लाई होता. ठीक है, सो ये 5 टाइम्स लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे 5000 लिख पाया, बिकॉज आई नो व्हाट माय इनिशियल डिपॉजिट इज, और वो कितना योगदान देगा इकोनॉमी में, वो 5 टाइम्स देख के समझ में आ गया. 1000 into 5 is 5000. अगर 2000 रुपए जमा होता at LRR 20%, 2000 जमा होता at LRR 20%, बताओ टोटल मनी सप्लाई कितना होता? अगर 2000 जमा होता at 20% LRR, मनी सप्लाई कितना होता? 10,000.
10,000. 10,000 होता, बिल्कुल सही, 10,000 होता। भाई मनी मल्टीप्लायर क्या है? 1/LRR। LRR 20% है ना, मतलब मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा। अब यार इनिशियल डिपॉजिट जो चाहे वो कर, मनी सप्लाई उसका 5 गुना हो जाएगा, खत्म। अगर मैं 2,000 रुपए जमा कर रहा हूं यहाँ पे एट LRR 20%, तो फिर 10,000 हो जाएगा वो, ठीक है, एकदम सिंपल। ओके, तो वही चीज है ये, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया आपको यहाँ पे, लोअर द LRR, हायर इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर एंड मोर मनी इज क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम। अगर 40% पहले LRR था, अब 20% LRR हो गया है, तो LRR कम हो गया ना, LRR कम हो गया तो मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर पहले पकड़ लो 2 टाइम्स था, तो अब 5 टाइम्स हो गया, तो अब ज्यादा मनी क्रिएट होगा बाय द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। चलो ओके, ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। अगर यहां तक सबको क्लियर है, सब समझ में आ गया, तो यस लिख दो, बोल दो फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो लिखते जा रहे हो फटाफट लिखते जाओ। और मेरा अनुमान है इस 12 मार्क्स को कवर करने के लिए हमारा 2 क्लास और लगेगा, तो लेट्स सी। अभी क्या है, आज तो मंडे है ना, इसी वीक में ट्राई करता हूं बाय संडे 2 क्लास देके इसको खत्म करा देने का, ठीक है। चलो ओके, बहुत बढ़िया। अब अपने 10-15 मिनट और लेते हैं। अब अपने कुछ मेथड्स देखते हैं आज ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। कुछ मेथड्स देखते हैं अपने ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, दिस टाइम बाय पापा मम्मी, सारे बैंकों के पापा मम्मी। देखो क्या होता है ना, जनरली अगर बैंक वालों को खुला छूट दे दोगे ना, तो लोन पे लोन देते जाएगा उन लोग। प्रॉब्लम क्या, ढंग से फॉलो करना। जितना बैंक ज्यादा लोन देता है, उतना लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है। अब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, दे विल स्पेंड मोर, एंड इफ दे स्टार्ट स्पेंडिंग मोर, व्हाट विल हैपन? दे आर क्रिएटिंग मोर डिमांड। दे आर स्पेंडिंग मोर, मतलब दे आर क्रिएटिंग मोर डिमांड फॉर दोज गुड्स। सप्लाई तो कम होता है, लिमिटेड सप्लाई है अपने अर्थ में, तो अपने ज्यादा खरीदने का मन कर रहा है, मतलब अपने डिमांड ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन विल सेट इन। प्राइसेस क्या है, बढ़ता जाएगा हर चीजों का। तो रूट कॉज क्या आ रहा है कि सब लोग को इजीली लोन मिल जा रहा है, सबके पास पैसा आ जा रहा है कि नहीं। आज एसी का, आईफोन का, ये सब का डिमांड ही नहीं होता इंडिया में अगर नो कॉस्ट ईएमआई या फिर ईएमआई का ऑप्शन नहीं होता। अगर तो कौन लाख रुपए एक बार में देगा फालतू का, इसका नहीं ना। पर 2-3 हजार रुपए महीना का लगे तो चलो ठीक है, कभी कभी पोसा जाता है, 12 महीने तक लगेगा फिर खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि लोन मिल पा रहा है इजीली, इसलिए अपने डिमांड क्रिएट कर पा रहे हैं, अपने ले पा रहे हैं चीजों को इजीली, तो उसका प्राइस क्या है, सेलर्स और बढ़ाते जा रहा है। नहीं खरीदेगा कोई तब ना प्राइस कम करेगा। तो अगर इन्फ्लेशन सेट हो रहा होता है इकोनॉमी में, तब सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है, तब सेंट्रल बैंक ऐसा कंडीशंस पैदा कर देता है कि कमर्शियल बैंक्स वाले बेचारे लोन ज्यादा दे ही नहीं पाते। अब लोन ज्यादा नहीं दे पाएंगे, लोगों के पास पैसा ही नहीं आएगा, तो लोग डिमांड कम करेंगे एंड इन्फ्लेशन विल नॉर्मलाइज। सेम इज फॉर डिफ्लेशन एज वेल। डिफ्लेशन वर्क्स इन द ऑपोजिट मैनर। यहां पे क्या है, लोग कुछ डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल अभी कोरोना के समय क्योंकि कोई घर नहीं खरीद रहा है, भाई खाने पीने का पैसा नहीं था लॉकडाउन के समय, तो बहुत लोगों के पास कोई घर नहीं खरीद रहा था 3-4 महीने तक। तो घर खरीदने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए आरबीआई ने क्या किया, बैंक वालों को बोला कि आप लोग होम लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दो।
तो 10 साल जो लास्ट का डेकेड था ना, होम लोन का सबसे कम इंटरेस्ट रेट जो है वो लॉकडाउन के समय देखा गया, 6.9 6.8% पर एनम। सोचो इतना चीप इंटरेस्ट रेट जस्ट टू बाई होम्स, जस्ट टू बाई योर ओन हाउस। ऐसा आरबीआई क्यों किया? बिकॉज आरबीआई देखा कि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं घरों का, हाउसेस का। इतने सारे इंडिया में फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज रेडी पड़े, कोई खरीद नहीं रहा अभी। तो कम से कम अगर लोन का इंटरेस्ट कम कर देंगे तो लोग क्या इस लालच में लोन लेते जाएंगे बैंकों से। ठीक है, तो आरबीआई के बहुत ही चीजों के थ्रू, अपने मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू वो इकोनॉमी को स्मूथली रन कराने का ट्राई करता है। ठीक है, ओके, चलो विद दिस इन माइंड आगे अपने बढ़ते हैं। ठीक है, large fluctuations in the volume of money gives rise to wide fluctuations in the value of money and create the problems of inflation and deflation. एक चीज बताओ, नॉर्मली अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा इजीली मिल जाए, अगर, क्या उसका वैल्यू होता है क्या? नहीं। नहीं, एकदम भी नहीं। आज कोई पकड़ लो गर्लफ्रेंड हो गई अपनी, गर्लफ्रेंड अगर अपने को यहां पे किस कभी कभी करे, अच्छा लगता है, गूज़बम्स आता है, पर रोज ही करे, अरे 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 रोज ही करते रहे तो इरिटेशन मचता है फिर। समझ में आया? ओके, तो वही बात है ना, अगर जो चीज ज्यादा मिलने लग जाता है ना, उसका वैल्यू खो जाता है। तो सेम वर्क्स विथ मनी। अगर मनी का सप्लाई भयंकर तरीके से बढ़ जाए तो भैया एक एक यूनिट ऑफ मनी का, एक एक रुपए का जो वैल्यू है वो घटता जाएगा। वहीं अगर स्कैसिटी हो जाए मनी का, तब एक एक रुपए का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो सेम ही चीज है यहाँ पे। तो इसी चीज को आरबीआई क्या है, बैलेंस करने का ट्राई करता है। ठीक है, इसी चीज को आरबीआई बैलेंस करने का ट्राई करता है कि इकोनॉमी में ज्यादा लोन्स भी दिया नहीं जाए और कम लोन्स भी नहीं दिया जाए। तो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी होता है, गवर्नमेंट का होता है फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट का जो बजट आता है ना, कि हमारे यहाँ कितना टैक्सेस आएगा, हम कितना स्पेंड करेंगे, इंडिया को डेवलप करेंगे, है ना तेना, ये जो चीज का गवर्नमेंट बात करता है इसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। और आरबीआई जो सेंट्रल बैंक जो पैसे को लेके बात करता है, इंटरेस्ट रेट्स को लेके बात करता है, वो आता है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो आरबीआई का क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, ढंग से देखो। आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी में ब्रॉडली दो चीजों का बात करता है ताकि क्रेडिट जो है, लोन प्रोसेस जो है वो कंट्रोल में रह सके। एक है क्वांटिटेटिव मेथड्स, एक है क्वांटिटेटिव मेथड्स, एक है क्वालिटेटिव मेथड्स। एक है क्वांटिटेटिव मेथड्स और एक है क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव ऐसे मेथड्स है जिसके थ्रू वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट जो इकोनॉमी में है उसको कम बेसी किया जा सकता है। कि इकोनॉमी में 10 लाख का लोन दिया जा रहा है, कि 5 लाख का लोन दिया जा रहा है, कि 1 करोड़ का लोन दिया जा रहा है, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। इसको कम बेसी किया जा सके, इसको ट्विक किया जा सके। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स टॉक्स अबाउट वॉल्यूम एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, वॉल्यूम एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, कि कितना लोन का वॉल्यूम इकोनॉमी में होना चाहिए। अगर आरबीआई को लगता है ना कि देश को और आगे बढ़ाना है, लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर अगर देना है, तो वो कमर्शियल बैंक्स को बोलेगा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्रेडिट का। ठीक है, और वो बोलेगा क्रेडिट का जो कॉस्ट है उसको कम कर दो, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है, जो लोन पे इंटरेस्ट रेट लेता है ना कमर्शियल बैंक्स, उसको कम कर दो ताकि लोग क्या चीपली बोरो कर पाए।
ठीक है, ये क्या है, काफी जनरल बात है. It is not sector specific. It is not sector specific at all. It is general in nature. It applies to all the sectors. चाहे आप अल्यूमिनियम मेकिंग इंडस्ट्री का बात करो, चाहे बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री का बात करो, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे इंडस्ट्रियल, कोई सा भी सेक्टर्स हो, सब पे सेम लागू होता है ये. वही क्वालिटेटिव मेथड्स क्या है ना, ये यूज एंड फ्लो, यूज एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट का बात करता है. यूज एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट का बात करता है ये. लाइक देखो, क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू समझ में आ गया कि इकोनॉमी में वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट शुड बी 1 लाख. पकड़ लो, सब लोगों को मिला के आरबीआई बोलता है कि इस साल सिर्फ 1 लाख ही लोन जाना चाहिए. ये तो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट हो गया. क्वालिटेटिव मेथड क्या बोलेगा ना, कि वो जो 1 लाख जो लोन जा रहा है वो कहां कहां जाएगा, ये बताएगा डायरेक्शन. क्वालिटेटिव मेथड्स बताएगा डायरेक्शन ऑफ दोज क्रेडिट, दोज लोन्स. कि 1 लाख का लोन है, ठीक है, 30,000 लोन जाना चाहिए एग्रीकल्चर में, उससे बेसी नहीं जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में. 10,000 आप दे सकते हो, पकड़ लो, पर्सनल लोन के लिए, 40,000 हो गया. बाकी 60,000 जो बचा है वो आप दोगे होम लोन के लिए. ठीक है, तो 1 लाख सेट हो गया वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, दैट इज क्वांटिटेटिव मेथड्स. और कहां कहां उसका कैसे बाइफर्केशन होगा, ये क्वालिटेटिव मेथड बताता है कि कैसे उस लोन का क्या यूज होना चाहिए और कहां कहां वो पैसा फ्लो करना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज स्पेसिफिक इन नेचर. This is specific in nature. ठीक है, चलो ओके आ जाओ, चलो फॉलो करो गाइस. मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय द मॉम एंड डैड. एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड, एक होता है क्वालिटेटिव मेथड. क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या करता है, दे कंट्रोल द ओवरऑल अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट. They control the overall volume, क्या हो गया, availability and cost of credit. So they are general in nature. ठीक है, वही qualitative methods क्या है, they are designed to regulate the use and flow for specific purposes. So they are specific in nature. जैसा एग्जाम्पल में बताया कि 1 लाख लोन दो पूरे इंडिया में 1 साल में, और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 30,000 पकड़ लो एग्री में गया, 10,000 पकड़ लो पर्सनल लोन में गया, और रिमेनिंग 60K पकड़ लो होम लोन में गया. एग्जाम्पल भी चलो मैं दे दिया यहाँ पे. ठीक है, चलो क्वांटिटेटिव मेथड्स क्योंकि जनरल इन नेचर है, ये सारे सेक्टर्स पे लागू होते हैं. सो इट विल अफेक्ट ऑल दी सेक्टर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. पर क्वालिटेटिव मेथड्स क्या है, दे अफेक्ट ओनली स्पेसिफिक सेक्टर्स. ठीक है, पकड़ लो इस साल आरबीआई ने ये सख्त हिदायत दिया है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, पकड़ लो आरबीआई बोल देगा कि यार होम लोन थोड़ा घटा देते हैं, होम लोन 60K है उसको 30K कर दो, बाकी जो बचेगा वो डाल देना पर्सनल लोन में. तो वो क्या है, ऑल्टर कर सकता है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज देयर इन द इकोनॉमी एंड व्हाट नीड्स टू बी देयर इन द इकोनॉमी. ठीक है, सो क्वालिटेटिव मेथड्स अफेक्ट्स ओनली स्पेसिफिक सेक्टर्स. नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट. ये वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कम बेसी करता है. ये मैग्नीट्यूड, वॉल्यूम क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रेडिट को बताता है कि बढ़ाओगे कि घटाओगे. वही क्वालिटेटिव मेथड्स जो है ना, ये डायरेक्शन बताता है क्रेडिट का, कि यहां अपने को देना है कि यहां अपने को देना है, एग्रीकल्चर में ज्यादा लगाना है कि होम लोन में ज्यादा लोन आप लगा सकते हो, दे सकते हो. ठीक है, ओके चलो बहुत बढ़िया. क्वांटिटेटिव मेथड्स आर ट्रेडिशनल मेथड्स, क्योंकि ये कई सालों से, कई डेकेड से चला आ रहा है. एंड नाउ विद एडवांसमेंट्स इन इकोनॉमिकल नॉलेज,
क्वालिटेटिव मेथड्स आ गया है लास्ट कुछ सालों से, लास्ट कुछ डेकेड से. दीज हैव बीन डेवलप्ड एंड परफेक्टेड इन रीसेंट ईयर्स. इसको अपने बोलते हैं सिलेक्टिव मेथड्स, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, और इसको बोलते हैं सिलेक्टिव मेथड्स. ठीक है, क्लियर? चलो ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ठीक है, आज चलो अपनी यहीं तक करते हैं. आई होप सबको समझ में आ गया है. नेक्स्ट डे विल स्टार्ट विद क्वांटिटेटिव मेथड्स. अपने क्वांटिटेटिव मेथड्स देखेंगे कुछ कुछ, एंड देन अपने कुछ कुछ देखेंगे क्वालिटेटिव मेथड्स भी. ऑलराइट, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. Thank you, sir. Bye.